नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चला रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का जो है टॉपिक बीमी सूत्र पढ़ रहे थे। बीमी सूत्र में हम लोग कई राशियों के बीमी सूत्र को निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग बीमी सूत्र का जो है क्या क्या उपयोग होता है और इसको किन किन स्थानों पर उपयोग किया जाता है, इसको सीखेंगे। तो आइए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है बीमी सूत्र के उपयोग। तो यहाँ देख सकते हैं बीमी समीकरणों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बीमी समीकरणों को हम निम्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। पहला है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। सबसे पहला उपयोग यही है कि हम लोग बीमी सूत्र का सबसे पहला उपयोग किसी राशि के मात्रक को ज्ञात करने में करते हैं। अभी यहाँ नीचे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल शॉर्ट में पढ़ ले रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के से दूसरी पद्धति में बदलने में। और तीसरा किसी समीकरण की सत्यता की जाँच करना और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये जो है 4 प्रकार के इसके उपयोग हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला शुरू करते हैं। पहला है बीमी समीकरण की सहायता से किसी राशि का मात्रक ज्ञात करना। यदि किसी भौतिक राशि का बीमी समीकरण या बीमी सूत्र ज्ञात है तो हम उस राशि का मात्रक निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमको किसी भौतिक राशि का बीमी समीकरण पता है तो उससे जो है हम लोग उसका मात्रक कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पर बताया गया है। जैसे देखिए, कोणीय संवेग का बीमी सूत्र क्या होता है, mL² (T⁻⁻1) होता है। तो इससे हम लोग जो है इसका मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और l का मतलब क्या होता है, लेंथ, और t का मतलब होता है समय। तो यहाँ पर देखिए इससे हम लोग मात्रक बना सकते हैं। द्रव्यमान किसके लिए द्रव्यमान का जो है मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का मीटर, और t का सेकेंड होता है। तो इस प्रकार जो है बीमी सूत्र से हम लोग किसी राशि का मात्रक बना सकते हैं। जैसे संवेग का जो है मात्रक क्या है, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग बीमी सूत्र से ही बनाए हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी राशि के बीमी सूत्र से उसका जो है मात्रक बना सकते हैं। आइए दूसरा उस उपयोग देखते हैं। दूसरा उपयोग है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो बीमी सूत्र की सहायता से हम लोग एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं, इसको यहाँ पर सिखाया है। देखिए, बीमी समीकरण द्वारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, जिसकी क्रिया निम्नवत होगी। अभी नीचे दिखाया गया है, पहले एक नोट दिया हुआ है। किसी भौतिक राशि के मात्रक एवं उसके संगत आंकिक मान का गुणनफल स्थिरांक होता है। यहाँ क्या बोला गया है, देखिए इसी नोट के तरीके से हम लोग इस जो नोट दिया हुआ है इसी के अनुसार जो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने का फॉर्मूला तैयार किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि के मात्रक और उसके संगत आंकिक मान का गुणनफल स्थिरांक होता है। इसको अभी हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि यह कहना क्या चाहता है। देखिए, अर्थात यदि किसी भौतिक राशि x का किसी एक पद्धति में मात्रक u1 है तथा आंकिक मान n1 है, और तथा उसी राशि का दूसरी पद्धति में मात्रक u2 और आंकिक मान n2 है, तो un n1 बराबर u2 n2 बराबर k। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मीटर मात्रक को हम लोग ले लेते हैं, तो उसका mks पद्धति में मात्रक होता है मीटर। लेंथ का मात्रक हम लोग लेते हैं मीटर। mks पद्धति में जो है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और cgs पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर। तो यदि हम 1 मीटर लें और उसको cgs पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो वही हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 1 गुणे मीटर बराबर 100 गुणे सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखिए, जैसे 1 मीटर लें, ये हो गया mks पद्धति, और 100 सेंटीमीटर लें, ये हो गया हमारा दूसरी पद्धति। तो दूसरी पद्धति क्या है, cgs पद्धति है। तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं।
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दिखाया हुआ कि यदि एक ही राशि के मात्रक को एक पद्धति में उसका मात्रक और आंकिक मान, देखिए यहाँ ये इसका आंकिक मान हो गया 1 और इसका मात्रक हो गया m। यहाँ पर इसका आंकिक मान हो गया 100, इसका मात्रक हो गया सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणनफल जब हम करेंगे तो ये दोनों आपस में कांस्टेंट होते हैं या बराबर होते हैं। यही वहाँ पर पीछे वाले नोट्स में बताया गया था। आई होप इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इसी के अनुसार जो है हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलने का तरीका सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। इसी प्रकार यदि 2 से अधिक राशियाँ हैं तो मतलब 2 से अधिक पद्धतियाँ हैं, राशियाँ नहीं, 2 से अधिक पद्धतियों के लिए U1 N1 बराबर U2 N2 बराबर U3 N3, जहाँ ये पहली पद्धति है, ये दूसरी पद्धति है और ये तीसरी पद्धति है। और U1 क्या है, पहली पद्धति में यूनिट, दूसरी पद्धति में यूनिट U2 और U3 तीसरी पद्धति में यूनिट है। और N1 क्या है, पहली पद्धति में आंकिक मान, दूसरी पद्धति में N2 आंकिक मान और तीसरी पद्धति में N3 आंकिक मान है। तो माना किसी भौतिक राशि x की बीमाएँ द्रव्यमान में a, मतलब कोई राशि दी हुई है x, उसकी बीमाएँ, बीमा मतलब क्या होती है, घात। तो m में घात कितनी है a, लंबाई में घात क्या है b और t में घात क्या है c। घात को ही हम लोग बीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर, ये हो गया पहली पद्धति में क्या है उसका आंकिक मान n1। तो बड़े कोष्टक में हम लोग लिखते हैं बीमी सूत्र को m1 पावर a L1 पावर b और T1 पावर c। यहाँ पर m1 L1 और T1 क्या है, पहली पद्धति के लिए जो है ये संकेत यूज किए जाते हैं वही है। और यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है ABC बीमाएँ हैं। इसी प्रकार देखिए x दूसरी पद्धति के लिए x बराबर N2 M2 पावर a L2 पावर b और T2 पावर c है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार जब इन दोनों का गुणा होगा, ये आंकिक मान हो गया ये वाला और ये इसका बीमी सूत्र हो गया, ये आंकिक मान ये बीमी सूत्र, ये आपस में जब गुणा मतलब गुणा करेंगे इसका तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो सूत्र बनाए थे हम लोग ऊपर, जो समझे थे कि एक पद्धति के मात्रक का बीमी सूत्र, एक पद्धति के मात्रक का यूनिट और उसका आंकिक मान का गुणनफल दूसरी पद्धति के उसी के मात्रक और आंकिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी नोट से यहाँ पर जो है दोनों बराबर रख दिए गए हैं। तो हमको चाहिए क्या, N2 चाहिए, दूसरी पद्धति में बदल रहे हैं तो उसका दूसरी पद्धति का आंकिक मान हमको निकालना होगा। अभी नीचे इसको समझाऊंगा कि N2 पता है आंकिक मान है, तो N2 का मान हमको निकालना है दूसरी पद्धति में। N2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर N1 M1 पावर a L1 पावर a और T1 पावर c के अपान में हो जाएगा M2 पावर a L2 पावर b और T2 पावर c। तो देखिए अब इसको जो है m की घात, l की घात और t की घात सबको अलग अलग कर लेते हैं। N2 बराबर क्या हो जाएगा N1 M1 बाई M2 पावर a, अगले कोष्टक में L1 बाई L2 पावर b और फिर अगले कोष्टक में T1 बाई T2 पावर c। ये हो गया दूसरी पद्धति में आंकिक मान। तो उपरोक्त संबंध से एक पद्धति के मात्रक को द्वितीय पद्धति में बीमी सूत्र द्वारा आसानी से बदल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अभी जो है कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे अभी आगे दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर उदाहरण लेके अच्छे से समझाया गया है कि उस फॉर्मूले को जो अभी हम लोग पीछे सीखे उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कार्य के मात्रक जूल को बीमी सूत्र की सहायता से अर्ग में बदलें। तो हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बीमी सूत्र की सहायता से अभी सीखते हैं। देखिए कार्य की बीमा W बराबर क्या होता है, इसको हम लोग सीख चुके हैं, बीमा कैसे निकालते हैं। W बराबर mL² T⁻⁻², ये हो गया हमारा कार्य की बीमा। तो यहाँ पर हमको N2 चाहिए, अर्ग का जो है आंकिक मान चाहिए। तो N2 बराबर वो फॉर्मूला जो अभी हम लोग बनाए पिछले जो है पेज पर। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा N1, यहाँ पर M1 बाई M2 पावर a L1 पावर L2 पावर b इंटू T1 बाई T2 पावर c।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका इससे तुलना कर लेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं m1/m2, यहाँ पावर क्या है, m का पावर 1 है, तो a बराबर हमारा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार b बराबर 2 आ जाएगा और c बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसका इससे तुलना करेंगे, ठीक आ गया। अब यहाँ पर देखिए N1 हमको दिया है 1 जूल, N2 हमको निकालना है, M1 हमको 1 kg दिया है, L1 हमको 1 मीटर दिया है और T1 क्या दिया है, 1 सेकेंड दिया हुआ है W में। तभी इन सब का गुणा होगा तो 1 जूल आएगा, एक एक ही रहेगा तभी ना 1 जूल आएगा। तो इसको जब हम लोग जो है, और M2 जो है CGS पद्धति में है। अर्घ क्या है, CGS पद्धति का मात्रक है, ये अर्घ जो है CGS पद्धति का मात्रक है। तो CGS पद्धति में M2 क्या होता है, 1 ग्राम होता है, L2 क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है और T2 क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। अब इन सब वैल्यू को यहाँ जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे उसमें रखेंगे। देखिए रखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, N2 बराबर N1 का मान 1 रखेंगे क्योंकि 1 जूल दिया हुआ है, और M1 क्या दिया है, 1 kg दिया है, M2 क्या दिया है, 1 ग्राम दिया है, फिर L1 क्या दिया है, 1 मीटर दिया है, L2 क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, और इसका पावर क्या था, A का पावर 1 था। एक मान हम लोग अभी अभी 1 निकाले थे। देखिए यहाँ पर यहाँ पावर A था, B था, C था, तो यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए 1 पावर 1 है तो इसको लिखते नहीं हैं, B बराबर 2 था तो उसको स्क्वायर कर दिए हैं, और C बराबर -2 था तो यहाँ -2 कर दिए हैं। अब इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो N2 बराबर हो जाएगा 1 kg बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और 1 सेकेंड के बराबर ही रहेगा। जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमारा N2 का वैल्यू आ जाएगा 10⁻7 अर्घ। यही हमारा क्या होता है, 1 जूल का CGS पद्धति में मान होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। इस तरीके से हम लोग बीमी सूत्र से एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में आसानी से बदल सकते हैं, ये उपरोक्त फार्मूला से, जो ये वाला फार्मूला है इसी से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लें। इसके बाद हमारा अगला जो है बीमी सूत्र का अगला उपयोग क्या है, देखिए अगला उपयोग हमारा है किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता को बीमी सूत्र की सहायता से जांचना। देखिए अगर कोई हमको समीकरण दिया हुआ है, वो समीकरण सही है या गलत है, इसको हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से आसानी से जांच सकते हैं। तो कैसे जांचेंगे, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं बीमी सूत्र की सहायता से। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो तो समीकरण सत्य माना जाता है। इसका आधार यही है, ये जो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी के आधार पर हम बीमी सूत्र की सहायता से क्या करते हैं, समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं। जैसे हमको देखिए यहाँ v² बराबर u² + 2as एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जांच बीमी सूत्र द्वारा करना। तो ये सही है या गलत है, इसको हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से जांचेंगे। तो कैसे जांचेंगे, यहाँ अभी ऊपर बताया जा चुका है। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं यदि समान आती हैं तो समीकरण सत्य माना जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी राशियाँ दी हुई हैं इनका सबका बीमी सूत्र यहाँ पर लिखेंगे और लिख के सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमाएं जो है समान आती हैं तो हमारा जो है फॉर्मूला सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर v क्या है, वेग है, u क्या है, ये भी प्रारंभिक वेग है, 2a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इन सब का बीमी सूत्र बारी बारी से रखते हैं। जैसे देखिए v का बीमी सूत्र हम लोग अभी पीछे निकालना सीखे थे, LT⁻−1 होता है, LT⁻−1 रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही u भी वेग ही है तो इसका भी LT⁻−1 होगा, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। इसके बाद 2as है तो 2 को ऐसे ही रखेंगे, कांस्टेंट है, और a का जो है बीमी सूत्र क्या होता है, LT⁻−2, और फिर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, इसको जो है हम लोग l से लिखते हैं। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके। इसको स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर t⁻−2 हो जाएगा, यहाँ माइनस घात है तो जब गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा क्योंकि स्क्वायर है तो L² t⁻−2, फिर +2। अब देखिए
यहाँ L का इसमें जब गुणा होगा तो L² हो जाएगा और T⁻⁻2 पहले से है। अब इसको देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इसको पूरा को x मान लेते हैं। देखिए इसको x मानेंगे तो यहाँ 2x है, यहाँ x है, जोड़ेंगे 3x आ जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ बीमा दोनों पक्षों की, ये कांस्टेंट को नहीं देखते हैं हम लोग, बीमा केवल देखिए घात। तो देख सकते हैं उपरोक्त में दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, अतः समीकरण v² बराबर u² + 2as क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से बीमी समीकरण की सहायता से हम लोग किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इतना हम लोगों का बीमी समीकरण का उपयोग होता है। कुछ और भी उपयोग हैं, उनका हमारे जो है इस पॉलिटेक्निक के सिलेबस में कोई उपयोग नहीं है, तो अतः यही जितना उपयोग हम पढ़े हैं इसको ही जानेंगे। इसके बाद जो है बीमी समीकरण की सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो क्या क्या जो है इसकी सीमाएं हैं, इसको देख लेते हैं। सीमाएं का मतलब ये कहाँ कहाँ यूज नहीं होंगी और कहाँ कहाँ यूज होंगी, इसके अंतर्गत आती हैं जो सीमाएं होती हैं इसकी। तो आइए देखते हैं। पहला है यह विधि स्थिरांकों के संबंध में कोई सूचना नहीं देती है। मैंने बताया, देखिए यहाँ जैसे 3 आया था स्थिरांक, ये स्थिरांक था, इसके बारे में कोई सूचना हमको नहीं देती है। क्या बीमी सूत्र स्थिरांकों के बारे में कोई भी सूचना नहीं देती है। दूसरा क्या है, यह त्रिकोणमिति चरघातांकी लघुगणकी पदों वाले समीकरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए कोई भी अगर भौतिक फॉर्मूला है उसमें चरघातांकी पद आ जाता है, त्रिकोणमिति जैसे साइन कॉस टैन ये सब आ जाता है, और लॉग एंटीलॉग ये सब आ जाता है, तो वहाँ पर हमारा बीमी समीकरण फेल हो जाता है, उसकी सत्यता की जांच नहीं कर पाता है या फिर उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। ये इसका लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। तीसरा क्या है, जब कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तब यह विधि उपयोग नहीं की जा सकती। अर्थात बीमी समीकरण का एक और लिमिटेशन है कि जब हमें 3 या 3 से अधिक कोई वेरिएबल है उस पर कोई भौतिक राशि निर्भर कर रही है, वेरिएबल मीन्स चर है, उस पर कोई भौतिक राशि निर्भर कर रही है, तो वहाँ भी इस जो है बीमीय समीकरण का कोई उपयोग नहीं कर सकते हम लोग। ये भी इसकी लिमिटेशन है। कुछ स्थिरांक जैसे गामा और ईटा आदि बीमाहीन नहीं होते हैं। इन स्थितियों में प्रयुक्त, एक मिनट देखिए, कुछ स्थिरांकों जैसे गामा ईटा आदि बीमाहीन नहीं होते हैं। इन स्थितियों में प्रयुक्त बल की सही प्रकृति का ज्ञान नहीं हो पाता है। देखिए बीमी सूत्र की सहायता से हम लोग अभी ऊपर बताएं कि जो है स्थिरांकों के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती। यही यहाँ पर देखिए दूसरे शब्दों में लिखा गया है कि ये सब स्थिरांक हैं, तो इनके बारे में इनकी कुछ बीमाएँ होती हैं, इन बीमाओं को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं बीमी सूत्र की सहायता से। तो इतने जो है बीमी सूत्र की लिमिटेशन या फिर जो है सीमाएं हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसके बाद मात्रक एवं बीमाओं का जो है दूसरा खंड चालू हो जाता है, जिसमें हम लोग किसी राशि का वास्तविक मान, मापित मान और उसमें जो है एरर क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसी राशि का वास्तविक मान क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी प्रकार की राशि को मापते हैं, किसी मीटर से, किसी मीटर स्केल से या फिर अमीटर, वोल्ट मीटर, किसी भी प्रकार के राशि को उसके मीटर से हम लोग जब नापते हैं तो उसमें हम लोग मेजर करने में एक वैल्यू, जैसे मापेंगे किसी चीज़ को तो उसका एक वैल्यू प्राप्त होगा। उस वैल्यू को क्या कहते हैं और उसकी जिससे तुलना करेंगे हम लोग, ये सही है गलत है, उसको क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है किसी राशि का वास्तविक मान। किसी राशि के मानक मान को ही वास्तविक मान कहते हैं। जैसे उबलते हुए शुद्ध जल का तापमान, मानक ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मानक ताप क्या होता है इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो है शुरुआती दौर में एकदम, कि मानक सेंटीमीटर क्या था, मानक डिग्री सेल्सियस क्या था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि वास्तविक मान जो होता है, मानक मान को ही वास्तविक मान बोलते हैं, जो इसको हम लोग स्टैंडर्ड माने थे, जो सभी जो है देशों में मान्य होती है। और यहाँ पर देखिए मापित मान, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है इसको देख लेते हैं। तो किसी राशि का मान यदि हम किसी मापक उपयंत्र द्वारा मापकर ज्ञात किया जाता है तो मापने से प्राप्त मान मापित मान कहलाता है। जैसे किसी थर्मामीटर द्वारा उबलते हुए जल का ताप
100.3 मापा जाता 100.3 डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता है। तो यहाँ यह मापित मान होगा। अर्थात यदि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम लोग कोई राशि को मापते हैं तो जो रीडिंग प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापित मान बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को वास्तविक मान और मापित मान में क्या है अंतर समझ में आ गया हो। वास्तविक मान क्या होता है, वो हमेशा सत्य होता है, वो हर जगह उसकी वैल्यू वही रहेगी। और मापित मान क्या होता है, जगह स्थिति के अनुसार जो है उसका मापित मान बदलते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर मापित मान कितना है, 100.3 आया है, जबकि वास्तविक मान क्या है इसका 100 है। तो इसी से इन दोनों से तुलना करके हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है, त्रुटि जिसको बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मापन में एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट, किसी राशि के मापित मान और वास्तविक मान का अंतर उस राशि के मापन में त्रुटि कहलाती है। अर्थात जो हम लोग मापे हैं उस मान को और जो उसका वास्तविक मान था, एक्चुअल वैल्यू था, उस मान के अंतर को ही क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के कारण या किसी अन्य कारण से हमारे माप में आ जाती हैं। अभी जो एरर कितनी प्रकार की होती हैं और वो कहाँ से आती हैं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे उपरोक्त उदाहरण, जो ऊपर उदाहरण दिए गए थे उसमें उबलते जल का मापित मान हम लोग कितना प्राप्त किए, 100.3 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा उसका वास्तविक मान कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका वास्तविक मान इतना था और मापित मान यहाँ पर हम लोग निकाले तो इतना आया। तो एरर क्या हो जाएगा इसमें, अभी भी हम लोग पढ़े, एरर क्या होता है, मापित मान और जो है उसका जो वास्तविक मान होता है उसी का अंतर एरर होता है, त्रुटि। देखिए त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, 100.3 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा एरर कितना आएगा, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यह एरर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एरर को ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक सही ठीक रहेगा। इसके आगे का जो है जो भी पॉइंट है उसको हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।